हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या चैप्टर 4 तक न्यूमेरिकल थ्योरी या डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए, इसका ए पार्ट क्या है? ए सर्कुलर कोइल हैविंग ए रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर कोइल है जिसकी रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। इसे लिख लेते हैं। तो आर इक्वल्स टू कितना दे दिया हमें? आर इक्वल्स टू दे दिया हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं साथ के साथ। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई इतने मीटर। इसके बाद द नंबर ऑफ टर्न्स एज 30 टर्न है इसमें। तो नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन इक्वल्स टू कितना है भाई? 30 टर्न दे दिए। एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। तो इसमें क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक करंट आई दे दिया, कितना है? 6 एम्पियर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 टेस्ला। ठीक है, ये सब दे दिया इन्होंने। आगे क्या कह रहा है? द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कोइल। तो फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है कोइल के नॉर्मल से। तो थीटा इक्वल्स टू कितना भाई? थीटा दे दिया हमें 60 डिग्री। आगे क्या? टू प्रिवेंट द कोइल फ्रॉम टर्निंग, मतलब टर्न करने से रोकने के लिए कोइल को। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड। तो काउंटर टर्क कितना लगाएं कि उसको हम रोक सकें घूमने से। ठीक है, कोइल को तो टो निकालना है, टर्क निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर्कुलर कोइल है तो सर्किल का एरिया लगेगा इसमें। तो टर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है टर्क टो इक्वल्स टू होता है हमारे पास NIAB साइन थीटा। ये टर्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एरिया को क्या लिख लेंगे यहां पर? NIAB। ए की जगह पर क्या लिख लो? एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया। ठीक है, तो सर्कुलर कोइल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बी और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर लो। तो टो इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी भाई? 30, आई की वैल्यू कितनी है? 6, पाई की 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बी की वैल्यू 1 साइन 60 √3/2। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। आगे जितना सोल्व हो रहा है उतना सोल्व कर लेते हैं। 2 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। इस 30 की 3 में कर लो तो 90 हो गया। और 90 की 22 में कर लेते हैं तो 0 का 0 लगा दो। एक तो 90 का 9 2 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 जा 18 और 1 19, ये आ गया। 8 का स्क्वायर कितना भाई? 64। 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 और √3 है यहाँ पे है ही और अपोन में है 7। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 980 और 64 की मल्टीप्लाई कर लो। तो 980 एंड 64, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं 980 की 64 में तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है 126720 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू क्या लिख लो यहाँ पर? √3 की वैल्यू लिख लो 1.732 होती है तो 2 को रहने देंगे, 1.73 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 अपोन में 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर लो। 126720 की मल्टीप्लाई 1.73 में कर लेते हैं। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 219225। ठीक है, अपोन में 7, 10 की पावर -4। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं, रफ में करके देख लेंगे मल्टीप्लाई क्या आ रही है। इसके बाद में जब 7 से डिवाइड करते हैं 219225 को तो ये हमारे पास आ जाता है 31317, 10 की पावर -4।
10 की पावर -4 का मतलब ये है कि राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट, तो राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा तो टो इक्वल्स टू 3.13 ये आ जाएगा इतने जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा ये पार्ट का। देखिए बी पार्ट में क्या पूछा है इसने, वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदलेगा इफ द सर्कुलर कोइल इन ए, जो ए पार्ट में सर्कुलर कोइल है वर रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कोइल, उसकी जगह पर हम प्लेनर कोइल ले लें। ठीक है, ऑफ सेम इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप क्या है, सेम है, दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, सेम एरिया है। ठीक है, तो जो सर्कुलर शेप का था वही प्लेनर शेप का भी वही एरिया है सेम। ऑल अदर पर्टिकुलर्स ऑल्सो अनअल्टर्ड, तो जो और पर्टिकुलर्स हैं वो भी क्या है, सेम ही है वहां पे। तो इसमें देखिए हम टर्क का फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले कि वो शेप पे डिपेंड करता है या एरिया पे। तो फॉर्मूले में टो इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, तो यहां देखो एरिया आ गया, तो इसका मतलब ये है कि टर्क ओनली डिपेंड करता है एरिया पे ना कि शेप पे। इसके अलावा और भी चीजें हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, एंगल हो गया, ये इन पे भी डिपेंड करता है, बट शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर एरिया सेम रहता है, ए की वैल्यू सेम रहती है, तो टर्क की वैल्यू सेम आएगी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड टर्क इज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कोइल, तो जो मैग्नीट्यूड होता है अप्लाइड टर्क का वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कोइल, ये एरिया ऑफ द कोइल पे डिपेंड करता है। Hence the answer would not change if the circular coil in the above case is replaced by a planar coil, तो आंसर चेंज नहीं होगा अगर सर्कुलर कोइल को प्लेनर कोइल से रिप्लेस कर दिया जाए ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया, जिनका जो है सेम एरिया है। ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा, टर्क का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, टो इक्वल्स टू 3.13 इतने जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, 2 यूनिट होती है इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स हैं, मतलब सेंटर दोनों के सेम है और 2 सर्कुलर कोइल हैं जो दे रखी है इन्होंने। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई है, ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बना लेते हैं एक बार। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स इस तरह से, एक ये हो गई हमारे पास, दूसरी सर्कुलर कोइल ये हो गई, सेंटर दोनों के सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही होता है कि सेंटर का सेम होना। ठीक है, एक्स और वाई, ये मान लेता हूं मैं एक्स है और ये वाली मान लेता हूं ये वाई है, दोनों की रेडियाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियाई मैं R1 मान लेता हूं एक्स की, जो कि है 16 सेंटीमीटर, और y की मैं रेडियाई मान लेता हूं R2, जो इन्होंने दी हुई है कितनी, y की मान लेता हूं मैं R2 जो इन्होंने 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये ले लेते हैं। इसके बाद इसको लिख लेते हैं, R1 कितना दिया है इन्होंने, 16 सेंटीमीटर दिया है, और R2 कितना दिया है, R2 दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 16 10 की पावर -2 मीटर, यहां पे भी 10 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। लाइन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, तो सेम वर्टिकल प्लेन में लाई करती हैं जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, कोइल एक्स हैज 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 16 एम्पियर, तो जो एक्स वाली कोइल है उसमें 20 टर्न है, उसको हमने N1 मान रखा है। तो जो N1 कोइल है उसमें कितने टर्न्स है भाई, N1 इक्वल्स टू है हमारे पास 20 टर्न्स। ठीक है, और करंट कितना चल रहा है उसमें, करंट हमारे पास चल रहा है I1 इक्वल्स टू 16 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। कोइल Y हैज 25 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 18 एम्पियर, जो Y वाली कोइल है उसमें टर्न है 25, तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 है उसमें, और करंट कितना चल रहा है उसमें, करंट चल रहा है 18 एम्पियर, ये 18 एम्पियर करंट चल रहा है। द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, एक्स में जो करंट चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इस तरह से चल रहा है एक्स में ऐसे।
ये I1 करंट मानना था हमने, ठीक है। तो I1 ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इन Y फॉर ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कोइल्स फेसिंग वेस्ट। वेस्ट से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर, तो उसको Y में क्या दिख रहा है, Y में क्लॉकवाइज और X में एंटी क्लॉक। तो Y वाले में कैसे, घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो दोनों में उल्टी दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। इसके बाद गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कोइल्स एट देयर सेंटर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए कोइल वाला फॉर्मूला लगेगा इसके, कोइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो, तो सेंटर पे देखिए दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो गए। एक तो एक्स कोइल की वजह से हो गया B1 मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पास में सेटअप होगा, इसके बाहर सेटअप होगा, और वाई कोइल की वजह से होगा कौन सा, B2 मैग्नेटिक फील्ड जो इसके बाहर सेटअप होगा। तो यहाँ पे निकाल देते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल्स टू कितना होता है, B2 माइनस B1 वैल्यू पुट करो। B2 की वैल्यू कितनी भाई, B2 की वैल्यू म्यू नॉट N2I2 अपॉन 2R2 माइनस B1 की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट N1I1 अपॉन 2R1। म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेंटर ऑफ द कोइल के लिए। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया ये N2I2 अपॉन R2 माइनस N1I1 अपॉन R1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो भाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 अपॉन में 2। N2 की वैल्यू कितनी भाई 25, I2 की वैल्यू कितनी भाई 18, R2 की वैल्यू कितनी भाई 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस N1 की वैल्यू कितनी भाई, N1 की है 20, I1 की वैल्यू कितनी भाई 16 और R1 की वैल्यू भाई 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ली और अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। B इक्वल्स टू 2 से 4 2 टाइम्स 2 पाई 10 की पावर माइनस 7। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, जैसे 10 की पावर माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस की 2 पावर यहाँ कॉमन ले लो बाहर, और जो बचा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये कितना है 25, ये 18 अपॉन 10 माइनस 20 16 अपॉन 16। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, 16 से 16 गया कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 9 जा 18। तो कितना आ गया B इक्वल्स टू माइनस की 2 पर जाके प्लस की 2, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 7 और ये प्लस की 2, 9 5 जा 45 माइनस का 20। ठीक है, कितना बच गया 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 6.28 10 की पावर माइनस 5, 45 में से 20 गया कितना 25। आगे इसकी मल्टीप्लाई कर लो 25 की इसमें, तो 25 8 जा 200, 200 का 0 20 कैरी फॉरवर्ड, 25 2 जा 50 और 20 70 70 का 0 7 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 25 6 जा कितना 150 और 7 157 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, हमारे पास जो आ गया, जीरो को मत लिखो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो है, तो हम इसको सिंपली 157 10 की पावर माइनस 5, या हम एक डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो हम इसको लिख लेते हैं 1.57 10 की पावर माइनस 3 इतने टेस्ला। ये आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए डायरेक्शन और पूछी थी इन्होंने, तो डायरेक्शन क्या होगी, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि Y फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कोइल्स फेसिंग वेस्ट।
ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर देख रहा है वेस्ट से, तो कोइल को देख रहा है वो वेस्ट की डायरेक्शन से। तो यहाँ पे देखो वाई वाली है कोइल, क्लॉकवाइज चल रहा है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है इधर, तो ये क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी इधर। इसके लिए क्या है, वेस्ट है। 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, किस तरह से होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपने क्या ले लिया यहाँ पर, जब क्लॉकवाइज है तो क्वेश्चन में दिया हुआ था वेस्ट, इसके लिए वाई के लिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है एक्स वाली, तो इसके लिए उल्टा हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ईस्ट। एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, इस तरह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वाई में वो तो वेस्ट डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है वो ईस्ट में है। ठीक है, 2 ही डायरेक्शन होंगी, या तो ऐसे घूम रही है कोई क्लॉकवाइज या ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 ही डायरेक्शन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें डायरेक्शन क्या होगी। देखो B2 में से हमने B1 को सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस कम होने की वजह से ज्यादा होगा। B इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, B इक्वल्स टू हमारे पास होता है म्यू नॉट NI/2R। यहां से साफ पता चल रहा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, करंट बढ़ाएंगे तब भी बढ़ता है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहाँ पर R को बढ़ाएंगे तो घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो रेडियस कम होने की वजह से B2 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, B1 से, तो B2 ग्रेटर देन B1, क्योंकि B2 की रेडियस क्या है, कम है। तो इसलिए जो B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पे अप्लाई होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड में, ज्यादा वैल्यू होने की वजह से। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। तो इफेक्ट ऑफ B2 ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि B2 की वैल्यू ज्यादा है B1 से, इसलिए जो B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है और समझने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें समझने का ज्यादा है, कैलकुलेशन का कम है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गोस और 1 गोस इक्वल्स टू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो आप इसको B1 लिख लो भी, तो B1 इक्वल्स टू कितना दिया भाई, 100 गोस दिया, और 1 गोस इक्वल्स टू कितना दिया, 1 गोस की वैल्यू दी 10⁻⁻4 टेस्ला। तो 2 जीरो से 2 माइनस की 0 कैंसिल, तो B1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 10⁻⁻2 टेस्ला। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है। Which is uniform in a region of linear dimension about 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है किसी रीजन में जिसकी लीनियर डायमेंशन कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अबाउट 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। इन दोनों चीजों की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, ना तो लीनियर डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी ना एरिया की जरूरत पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा में दे रखा है इन्होंने। इसके बाद द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर। जो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, I1 इक्वल्स टू कितना, 15 एम्पियर है, और एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी बाउंड अराउंड ए कोर इज एट मोस्ट 1000 टर्न्स पर मीटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया, उसको हम स्मॉल एन लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो स्मॉल एन। स्मॉल एन कितना है भाई, 1000 दे दिया हमें, स्मॉल n1 लिख लो आप इसे। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पर्टिकुलर्स ऑफ ए सोलिनॉइड फॉर द रिक्वायर्ड पर्पज। मतलब सेम काम करे ऐसा सोलिनॉइड आपको बनाना है, जैसा सोलिनॉइड ये काम कर रहा है फर्स्ट वाला जो इन्होंने दिया हुआ है, ऐसा ही सोलिनॉइड एक आपको सेकंड वाला बनाना है। उसका डिजाइन क्या आपको करना है, अपने हिसाब से डिजाइन करना है सोलिनॉइड को। ठीक है, एज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, जो कोर है उसको फेरोमैग्नेटिक नहीं लेना, मतलब पहले वाले जैसा ही काम करे दूसरे वाला सोलिनॉइड भी, लेकिन वैल्यूज आपको जो रखनी है वो अपने हिसाब से डिजाइन करनी है, कितना करंट फ्लो करना है, कितनी लेंथ है, वो सब अपने अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा पहले और दूसरे का, लेकिन जो उनकी वैल्यूज हैं वो अलग रहेंगी। तो अभी मैं देखो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, एक बार B1 को लिख लो आप पहले। तो पहला सोलिनॉइड जो है B1, उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1I1, यही तो आ जाएगा। आपको अपनी तरफ से एक ऐसा सोलिनॉइड डिजाइन करना है जिसका मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा,
नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ और करंट उसमें चेंज हो जाएगा, बट वर्किंग उसकी सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड वो उतना ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको हम डिजाइन कर लेते हैं। एक बार इसकी वैल्यू लिख लो यहाँ पर जो B1 है, B1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 100 गोस, और इसको हमने बदल लिया था 110 की पावर -2 टेस्ला, 110 की पावर -2 टेस्ला। म्यू नोट की वैल्यू कितनी, 4 पाई 10 की पावर -7। ये वाली वैल्यूज को नहीं लिखेंगे यहाँ पर, इन्हें हमें अपने हिसाब से रखनी है इसमें सॉल्यूशन के लिए। स्मॉल n1 को क्या रख लेंगे, कैपिटल N1 अपॉन L1 और I1 एज इट इज रखो यहाँ पे। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, तो जब इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 I1 अपॉन L1 इक्वल्स टू, ये नीचे ले आए तो 10 की पावर -2 अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7, माइनस की 7 पावर ऊपर जाके प्लस की 7, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। N1 I1 अपॉन L1, तो ये ऊपर जाके प्लस की 7 हो गई अपॉन 4 पाई की जगह पर 22 अपॉन 7 भी ऊपर चला जाएगा, तो N1 I1 अपॉन L1 5, 7 ऊपर आ गया, 4 इंटू 22, 4 की 22 में मल्टीप्लाई कर लो तो 22 4 जा 88। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 5 का मतलब हो गया कितनी, 50, तो 50 कर लेंगे यहाँ पर। N1 I1 अपॉन L1 इक्वल्स टू 7 के आगे 5 0 लगा लो इस तरह से, अपॉन 88। तो जब 88 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, N1 I1 अपॉन L1 इक्वल्स टू 7981। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसे डाल दो 1। तो भाई मैंने क्या किया है, देखो इसमें हमारे पास ये बन गई थी इक्वेशन, तो आप अपनी तरफ से एक सोलिनॉइड को डिजाइन करो जिसमें लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, करंट 10 एम्पियर हो। तो ये लेंथ और करंट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 50 सेंटीमीटर और 10 एम्पियर ही लो। आप लेंथ को 100 सेंटीमीटर, करंट को आप 100 एम्पियर ले सकते हो, तब नंबर ऑफ टर्न्स कितना आएंगे वो लिख देंगे। आप यहाँ पर लेंथ को 10 सेंटीमीटर, करंट को 5 एम्पियर लिख लो और नंबर ऑफ टर्न्स जितने आएंगे वो लिख देंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा हर कंडीशन में, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रख के तब निकालना है। ठीक है, तो लेंथ आप किसमें 500 सेंटीमीटर ले लो, करंट यहाँ पे आप 100 एम्पियर ले लो, तब नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ रहे हैं वो लिख दो। तो अपने हिसाब से डिजाइन करना है। तो हमने यहाँ पर लेंथ कितनी ले ली, 50 सेंटीमीटर ले ली और करंट ले लिया 10 एम्पियर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये करंट सेम रहेगा, 10 ही एम्पियर है करंट, तो करंट तो सेम ही रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है इसकी, तो हमने यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल लेनी, L1 ऊपर और I1 नीचे। तो N1 इक्वल्स टू 7981 L1 अपॉन I1, इसमें वैल्यू पुट कर लो 7981 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2। L1 की वैल्यू हमने ले ली अपने हिसाब से और I1 की वैल्यू हमने 10 एम्पियर ले ली अपने हिसाब से। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया और इस 5 की मल्टीप्लाई 7981 में कर लो तो ये आ गया कितना, 39905 इंटू 10 की पावर -2। -2 पावर का मतलब राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट, और इसको अप्रोक्सीमेटली हम 399 लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गए, 399। तो एक नया सोलिनॉइड हमने डिजाइन किया है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर, करंट 10 एम्पियर और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 399 है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।